नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है सियासी तकरार अंबेडकर पर आर पार। जी एक बार फिर बाबा साहब अंबेडकर पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के बाद बीजेपी ने इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संघर्षों से नेहरू घबराए हुए थे और अंबेडकर को कांग्रेस ने मौत के बाद भी सम्मान नहीं दिया। तो कांग्रेस पुराना राग अलाप रही है कि संविधान को बीजेपी से बचाना है। खैर, संविधान और अंबेडकर को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। संविधान पर फिर तकरार, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। जैसे जैसे प्रदेश में गर्मी अपना असर दिखा रही है, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत का पारा भी संविधान के नाम पर चढ़ता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ की दुहाई दे रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने अंबेडकर सम्मान अभियान चलाकर सीधे कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए हैं। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंडित नेहरू को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि बाबा साहब को न जीते जी और न मरने के बाद सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि नेहरू बाबा साहब के संघर्षों से घबरा गए। दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार की अनुमति तक नहीं दी गई और तो और शव ले जाने वाले विमान का भी किराया उनकी पत्नी से वसूला गया। जिस बात को लेकर बाबा साहब ने अपने जीवन की यात्रा 1927 में प्रारंभ की, अपने पेयजल पर सबका अधिकार हो सकता है, इनके जीवन के ऐसे संघर्षों के आधार पर तो नेहरू जी घबरा गए कि संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी बनेंगे, तो उन्हें टाला उस विषय को। जिनने संविधान बनाया वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नेहरू जी पूरी ताकत लगा के उनको चुनाव लड़ने से रोकते हैं, उनको हराते हैं। नेहरू जी ने उस समय भी दुश्मनी रखी है, उनका शरीर छूटा दिल्ली में, लेकिन दाह संस्कार करने के लिए भी उनको दिल्ली की अनुमति नहीं दी। इतने भी पाप अगर किसी ने किए हैं तो बाबा साहब को लेकर कांग्रेस ने किए। अब वोट के चक्कर में उनकी अपनी सारी की सारी पोल खुल रही है, तो आप नया नाटक चालू कर रहे हैं। इंदौर में बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वसुंधरा राजे, कैलाश विजयवर्गीय और अन्य बड़े नेता शामिल हुए। इधर सोमवार को कांग्रेस ग्वालियर से संविधान बचाओ रैली की शुरुआत कर चुकी है। कांग्रेस लगातार संविधान के सहारे बीजेपी को निशाने पर ले रही है। अगर राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं पुस्तक लेके कि संविधान की रक्षा करना है, तो वो किसके लिए कहते हैं? वो आपके इस देश के नागरिक के, हमारे लिए कहते हैं जो इस देश के संविधान के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। 5 गारंटी नरेंद्र मोदी ने दी थी, एक भी पूरी नहीं हुई। ये संविधान पे हमला नहीं है तो क्या है? ये संविधान पे हमला नहीं है तो क्या है कि जिसमें जो सरकार अभी बनी उसका काम सिर्फ लोगों को लूटना और दहशत फैलाना रह गया। कुल मिलाकर संविधान और अंबेडकर के बहाने दलित वोट बैंक को लुभाने की जद्दोजहद हो रही है। इसलिए बीजेपी के इस अभियान को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई प्रदेश के सियासी पारे को कब तक चढ़ाता है और इस सम्मान अपमान वाली लड़ाई के सहारे कौन अपनी पकड़ दलितों के बीच मजबूत कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या बाबा साहब के सम्मान का मुद्दा कांग्रेस की रैली की हवा निकाल देगा? दूसरा सवाल, क्या अंबेडकर के सहारे बीजेपी दलितों के बीच अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगी? और तीसरा सवाल, बाबा साहब के अपमान और सम्मान पर छिड़ी इस सियासी जंग में कौन बाजी मारेगा? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धोले, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया।
बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो पांडे जी, सबसे पहले आप ही के पास, आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाओ को रैली हो रही है पूरे देश में, लेकिन बीजेपी तो आरोप ये लगा रही है कि जिन अंबेडकर ने संविधान बनाया उन्हीं अंबेडकरों को आपने बिसरा दिया। नेहरू पर आरोप लगाया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, कहा कि उनके जीते जी उनको चुनाव हरवाने का काम किया, और उनकी मृत्यु के बाद जिस प्लेन से उनके शव को ले जाया गया उसका किराया भी आपने अंबेडकर जी की पत्नी से दिलवाया। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि बीजेपी, मोहन यादव, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। और हर बात में नेहरू जी को लेकर आ जाते हैं, जबकि ये नेहरू जी के पैरों की धूल भी नहीं है। ये भूल जाते हैं कि नेहरू जी 10 वर्षों तक देश की आजादी के लिए जेल में रहे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और नेहरू जी ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माण के लिए चुना। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नेहरू जी, सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी, इन्हीं ने ही उनसे निवेदन किया कि आप आइए और संविधान बनाइए। और जब देश में चुनाव हुए तो सबसे पहले राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भेजा, जो कि वो अपनी मृत्यु तक सांसद रहे। वो चुनाव भी उन्होंने लड़ा क्योंकि वो संविधान उन्हीं ने बनाया था, तो उस प्रक्रिया का भी उन्होंने पालन किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है भारत रत्न नहीं दिया, तो भारत रत्न कांग्रेस ने महात्मा गांधी को भी नहीं दिया है। कुछ लोगों का कद भारत रत्न से भी ऊपर लेकिन होता है। नेहरू जो इंदिरा जी को दे दिया था ना, उनका कद तो बड़ा था, वैसे आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से। जी, 53 लोगों को मिला है। मुझे आप 30 लोगों के नाम बता दीजिए, 53 जी। के नाम बता दीजिए किस किस को मिला है। आप बता सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि मैं तो अंबेडकर जी को भारत रत्न से बड़ा मान रहा हूँ। जी। आप अंबेडकर जी को भारत रत्न से छोटा मान रहे हैं, तो आप बता दीजिए 53 लोगों के नाम। तो आप बीच में न टोकें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी का जो कद था वो भारत रत्न से बड़ा था, और भारत रत्न सम्मान कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया गया था, और उस सम्मान का धीरे धीरे इतना हो गया कि उस सम्मान को एक विशेष गरिमा के साथ देखा कांग्रेस जाने पार्टी लगा। ने नहीं, मुझे लगता है भारत सरकार ने शुरू किया होगा, सरकार कांग्रेस की थी। जी हाँ, जी जी, कांग्रेस की सरकार थी। जी। तो इसलिए अब मुझे लगता है आप मोदी सरकार नहीं बोलेंगे, बीजेपी सरकार बोलेंगे। बिल्कुल। अब मोहन यादव सरकार नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं, मैं मध्य प्रदेश पार्टी सरकार पे, मैं बोलेंगे, बीजेपी भारत पार्टी सरकार नहीं बोल बोलेंगे। रहा हूँ। जी जी, तो अब आप मोदी सरकार नहीं बोलना, आप भारत सरकार बोलना, जी। मोहन सरकार नहीं बोलना, अब मध्य प्रदेश सरकार बोलना आप। ठीक है, तो अब चलिए आजादी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के उस समय की विचारधारा के जो लोग थे, संविधान बनने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इनके द्वारा पुतले जलाए गए, संविधान की प्रतियां जलाई गई, और जो कि इनका मुख्य आरएसएस को ये जो भी कुछ मानते हैं, आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया। 52 साल तक इन्होंने अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। अब ये राष्ट्रवाद और फलाना ढिमका नाटक करते हैं। अब ये तो हो गई आज से 70-75 साल पुरानी बात। अब अभी की बात देख लेते हैं। भाई, संविधान के जो पिलर्स होते हैं उनको तो कितना कमजोर किया जा रहा है, उनको कितना खोखला किया जा रहा है। चुनाव प्रणाली कैसे कर दी? चुनाव आयुक्त को 3 लोग चुनते थे, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष। आप बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में क्या कमी थी? उनको हटा दिया। अब कौन हो गया? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नेता प्रतिपक्ष। मतलब बहुमत किसका हो गया? जो अभी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। तो चीफ जो चुनाव आयोग का जो आयुक्त है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट को क्यों हटा दिया? सुप्रीम कोर्ट में क्या कमी थी? तो चुनाव आयोग जो चुनाव चल रहा है, तो ये संविधान को कमजोर किया है। और फिर इनके एक सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, निशिकांत दुबे। उन्होंने सीधे सीधे से सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे दी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम लेकर संजीव खन्ना पूरे भारत में गृह युद्ध छेड़ रहे हैं। अब ये या छेड़ रहे हैं तो आप साबित कीजिए, और नहीं छेड़ रहे हैं तो आपने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे दी। मीडिया को आप लगातार दबाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में अभी मंदसौर में एक पत्रकार ने कुछ सच खबर दिखाई, उस पर एफआईआर कर दी। कई पत्रकार, मीडिया वाले जो सच्चाई दिखा रहे हैं, एफआईआर भुगत रहे हैं, जेल में पड़े हुए हैं। सीबीआई के डायरेक्टर को आधी रात को बदल दिया। सुप्रीम लेकिन कोर्ट अभी ने सवाल तो अंबेडकर का है ना, मैं आऊंगा आपके बाद, दोबारा जवाब ले लेता हूं। धवले जी, तमाम सारा आरोप वो तो लगा रहे हैं कि नेहरू पर आप जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो राज्यसभा में भेजा, और जो संविधान में जो हक दिया, वो जो पिलर्स बनाए, उसको आपकी पार्टी कमजोर कर रही है।
और फिर देखिए, आप मुझे बार लगता बार है अगर आपको महत्ता दिखानी है अंबेडकर की दिखाइए ना, फिर आप नेहरू को कहाँ बीच में ले आते हैं? मनोज जी, मुझे लगता है जब जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषयों का चर्चा होगी, उनके विषयों का वर्णन होगा, तब तब कांग्रेस ने किस प्रकार से एक उच्च विद्या विभूषित देश के लिए, जिसने वंचितों, पीड़ितों, शोषितों की आवाज उठाई, उस व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से अपमान किया। और हम सिर्फ व्यक्ति विशेष की बात क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस पर सिर्फ नेहरू जी से सम्मिलित नहीं थी। नेहरू जी भी कांग्रेस के एक, वो जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसके एक सदस्य थे। लेकिन एक प्रकार नेहरू जी को, वो जो हम कहते हैं आज, ये जो कहते हैं कि चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री की बात ये कांग्रेस करती है, देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनको जो हमारी प्रतिनिधि सभा होती थी उसके बिना बहुमत के वो देश के प्रधानमंत्री बने। अब वो उस डिबेट में हमें नहीं जाना है, लेकिन आज कांग्रेस जो संविधान सभा की डिबेट की बात करती है, कांग्रेस जो संविधान की किताब लेके घूमती है, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात करती है, दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बहुत आवश्यक है, और उसकी मैं आपको मुझे लगता है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को ये बार बार उत्तर देना चाहिए कि हमारी संविधान सभा ने विस्तृत चर्चा की थी कि इस देश के संविधान में सेक्युलर वर्ड होना चाहिए, प्रस्तावना में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस चर्चा पे कहते, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन आप तो संविधान की, आप जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर सही है, लेकिन बात अंबेडकर के सम्मान की है या संविधान के अपमान की है? यही इसी विषय पे मैं आ रहा हूं मनोज जी। संविधान में इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड इंसर्ट किया, जबकि इस सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड पे एक इन नंबर ऑफ डिबेट्स हुए थे हमारी संविधान सभा में, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ी थी हमारे देश के संविधान में सेक्युलर वर्ड डालने की? आज हम पे जो हमेशा से एक जो छिपा हुआ सेक्युलरिज्म है, क्योंकि हमारे देश में पहले भी सम्मान होता था, पहले भी सभी धर्मों का सम्मान होता था। अब ये जो कांग्रेस संविधान के प्रिंसिपल्स की बात करती है, वो कांग्रेस ये बताए कि इस देश की स्वतंत्रता के बाद में ओबीसी की बात कर ले हम, ओबीसी आयोग को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने, कौन सी सरकार ने दिया? ये विमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, विमेन रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन सी सरकार ने दिया? ये हमारी सरकार है जिसने संविधान संशोधन किए देश की बेहतरी के लिए, हमारे नागरिकों की अधिक अधिकार प्रोवाइड करने के लिए। आज यही कांग्रेस जिन्होंने 2 बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने का, ऐसा हम कहेंगे कि इतिहास कभी भुला नहीं सकता। और ये अभी कह रहे थे कि डॉक्टर मेरे मित्र राम पांडे जी कह रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का मेंबर नेहरू जी ने बनाया। तो आपकी जानकारी के लिए, पहली बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, वो बंगाल से चुने गए थे, मुस्लिम लीग के समर्थन से चुने गए थे। दूसरी बार कांग्रेस, और तत्कालीन जो कांग्रेस थी जिसमें अन्य नेता भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे, उन सारे लोगों ने इस बात को महसूस किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में होना बहुत आवश्यक है। ही इज वन ऑफ द नॉलेजेबल पर्सन। तो मुंबई की जो एक सीट खाली हुई थी, वहां पे कांग्रेस के समर्थन से वो संविधान सभा में है। तो आज हमको जो इतिहास पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान दिया वो सिर्फ नेहरू जी ने दिया। उस समय की जो परिस्थितियां थी, देश को एक ऐसे विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता थी। और ये जो बार बार विषय उठता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू जी की कैबिनेट से रिजाइन क्यों किया था, एक हमारे सामने प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि हिंदू कोड बिल के लिए 2 ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने रिजाइन करते समय वो भाषण दिया था। मुझे लगता है पार्लियामेंट्री डिबेट यदि उठा लेंगे मनोज जी, वो भाषण बहुत सुंदर भाषण, उन्होंने कहा था कि जिस संविधान को मैंने बनाया है, जहां अस्पृश्यों के साथ में, दलितों के साथ में, वंचितों के साथ में जिन अधिकारों को उनको मिलने की आवश्यकता है, जिस नारी शक्ति की हम बात करते हैं, हिंदू कोड बिल में उस नारी शक्ति को, उस रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, ये मैं इस सरकार में रहकर सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। अब ये कांग्रेस जो कहते कि हमने उनको जीवन तक के राज्यसभा में पहुंचा, वो कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति को आप उसकी काबिलियत, उसकी विद्वत्ता का सम्मान करना आपकी मजबूरी थी। आपको उनको सरकार में, आपको उनको राज्यसभा में लेना ही था। और ये नेहरू जी के पत्र, बिल्कुल मैं दोबारा अजय जी, तो प्रभु जी मजबूरी थी, लेकिन आज की तारीख में क्या मजबूरी है? जो 75 साल बाद की संविधान को खतरे का डर बताया जा रहा है, कभी नेहरू को याद किया जा रहा है, और जिस संविधान की दुहाई दी जा रही है, उसी संविधान के सारे तो जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो 17 साल प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, या बाद में विपक्ष के जितने लोग प्रधानमंत्री बने, और अभी नरेंद्र मोदी हैं। तब संविधान अचानक क्यों खतरे में नजर आने लगता है, जबकि समय समय पर उस पर बदलाव तमाम सारे राजनीतिक दलों ने किए हैं? देखिए, संविधान पे कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, दोनों अपनी चुनावी रैलियों में ये बात कह चुके हैं।
और जब उनके प्रमुख नेता जिनके दम पर वो पार्टियां चलती, जब वो कह चुके कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता इस भारत में, तो फिर संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। और ये अभी तक हम देख चुके हैं। संविधान को बदलना होता तो इमरजेंसी के दौर में, जबकि संविधान प्रदत्त सारे नागरिक अधिकार सस्पेंड किए गए थे लोगों के, उस दौर में चाहते तो वो संविधान बदल सकते थे, लेकिन तब इंदिरा गांधी ने भी संविधान नहीं बदला। तो संविधान को, भारत का संविधान वो ग्रंथ है जिसको बदलने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा सकता, कोई भी आए। बहुत मेहनत से तैयार किया ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उसमें आप समय और समय अनुकूल संशोधन कर सकते हैं। यदि अजय जी जो कह रहे हैं कि जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी उस दौरान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिए गए, प्रीएम्बल्स में जोड़ दिए, जी प्रीएम्बल्स में जोड़ दिए गए, तो अभी आपकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, आप हटा देते यदि आपको वो अनुचित लग रहा है तो। 370 तो आपने हटाया है ना, आपको अनुचित लगा तो। बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। तो ये केवल राजनीति की भाषा है, राजनेताओं का कहने का एक तरीका है। अंबेडकर जी को चुनाव हराया बीजेपी, कांग्रेस ने, निश्चित तौर पर 2 बार जो उनके खिलाफ चुनाव हुआ, लेकिन अंबेडकर किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे? कांग्रेस से तो नहीं लड़ रहे थे, उनके सामने कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा था, उनकी मजबूरी थी वहां पर जाना। अब रही बात अंबेडकर के मुंबई में क्यों भेजा गया, तो क्योंकि उनका घर वहां पे था, उनके समर्थक वहां पर ज्यादा थे दिल्ली की तुलना में, तो इसलिए उनके अंतिम शव को मुंबई भेजा गया। और मनोज जी शायद उस दौर को याद कीजिए आप, वो समय था कि जब अंबेडकर की बॉडी वहां पर पहुंची तो सांता क्रूज एयरपोर्ट पे 30,000 से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। आप ये अंदाजा लगाइए, उस जमाने में जब सूचना तंत्र नहीं होता था, आवागमन के साधन सीमित थे, तब 30,000 लोग वहां पर खड़े थे। उनकी जब शव यात्रा निकली तो उसमें 4 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मुंबई में मौजूद थे। तो वो जो फॉलोइंग वहां पे थी, शायद ये इस वजह से नेहरू जी ने वहां पर उस समय वहां पर भेजा था। अब उसके कारण किराया लिया नहीं लिया, ये सब पुरानी बातें, ये पड़ते प्याज की क्यों खुल रही हैं? क्योंकि कांग्रेस ने वो राग छेड़ दिया है संविधान को बचाने का। संविधान को ना खतरा है ना कभी खतरा होगा। चूंकि आपको वोट बैंक बनाना है, अपने वोट बैंक के लिए आप संविधान को आगे रखकर एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान के नाम पर तरह तरह की अब जो सम्मेलन कर रहे हैं और वो संविधान को किताब दिखाकर कर रहे हैं। संविधान के जरिए वोट कबाड़ने की जो जुगत है, तो उसका जवाब भी वैसे ही आ रहा है विरोधी दल की तरफ से। तो ये हम जो है अंबेडकर की छिछलादार करा रहे हैं, हम लोग अंबेडकर के सम्मान के गरिमा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं इन लोगों के कारण। अब आप बताइए ना, कल ग्वालियर में इतना बड़ा कांग्रेस का सम्मेलन था, जो हमने मीडिया में फोटो देखी, जो सड़कों पर जो पोस्टर लगे थे, होर्डिंग लगे थे, उसमें अंबेडकर ही गायब थे। अंबेडकर के संविधान पर आप जो है रैली कर रहे हैं, अंबेडकर की पोस्टर नहीं लगा रहे हैं। वही हाल यहाँ बीजेपी का है कि आप जो है, अब उनने राग छेड़ा तो आप भी जगह जगह अंबेडकर को लेकर विचार गोष्ठियां कर रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह के सम्मेलन कर रहे हैं। अंबेडकर ने जो दिया है, हम उसके योगदान को बात करें, अंबेडकर के साथ क्या हुआ, अंबेडकर का दौर क्या था, अंबेडकर क्या गलतियां कर गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। उसको छोड़कर जो उनने देश को दिया, जो वो देश को दे सकते, जो उनने दिशा दिखाई, जो शिक्षा की बात करते थे कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, सबको समान अधिकार मिले, सब किसी के साथ भेदभाव ना हो, हम यदि सारे राजनीतिक दल उस पर बात करें, उसको लेकर काम करें, तो शायद मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। तो पांडे जी, ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन चूंकि अब ये पूरी लड़ाई वाकई में संविधान या अंबेडकर के सम्मान अपमान की है, या दलित वोट बैंकों के कब्जे की लड़ाई है? देखिए, पटेरिया जी ने कहा कि सब कह रहे हैं कि संविधान नहीं बदला जा सकता है। हाँ, वाकई बदलना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस नहीं बदलने देगी जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अरे आपकी पार्टी क्या कोई नहीं बदल सकता भाई? आपकी पार्टी नहीं बदल पाई तो अब कोई क्या बदलेगा? इमरजेंसी में नहीं बदल पाया अब संविधान, तो अब कोई क्या बदल पाएगा? राजीव गांधी जब से भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत। हाँ, अब सुन लीजिए, हमारी पार्टी ने चाहे इमरजेंसी का टाइम हो या कोई दूसरा दौर हो, हमने कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदल देंगे। बीजेपी के एक नेता नहीं, मैं कई सांसदों के नाम आपको बताता हूं। अनंत हेगड़े जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, सांसद रहे हैं, उन्होंने कहा, सांसद है ना, 500 से ज्यादा सांसद है देश में भाई, उनमें से एक मामूली सांसद है, वो भी। दूसरे सांसद का भी नाम बता देता हूं मैं। हाँ, एक ज्योति मिर्धा और है। हाँ, वो भी सांसद है, वो कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, कोई सरकार प्रधानमंत्री नहीं है। उनके कहने पर से बदल सकता है, आप बताइए। आप जो कह रहे हैं यहाँ पे, उसको कहने से कुछ बदल नहीं जाने वाला है। राम पांडे जी, नाम बता देता हूँ। तीसरे सांसद अरुण गोविल ने कहा, अरे ऐसे तो बहुत सारे सांसद और पूर्व सांसद भाई, आपके नेता भी बोलते रहते हैं, तुरंत डिनाई कर देते हैं। सांसद इनके जो अयोध्या से थे, इस बार हार गए भाई। अभी जैसे पहलगांव हमले के क्या बाद है, रेलवे का ट्रैक बदलने में टाइम लगता है पांडे जी, आपका ट्रैक जो है उसकी तेजी से बदलता है। थोड़ा सा लाइन पे रहें।
जी। अब आप सुनना चाहेंगे तो मैं दोबारा से नाम रिपीट कर देता हूँ। हमें ये नाम नहीं सुनना, इससे कुछ नहीं हो रहा है। बताइए। राहुल गांधी ने कहा संविधान नहीं बदल सकते, नरेंद्र मोदी ने कहा संविधान नहीं बदल सकते। हमको वो चीज याद है, ये पार्टी के बड़े नेता हैं जिनके दम पे पार्टियां चलती है। कोई अनंत हेगड़े और कोई सा भी राम पांडे, प्रभु पटेलिया के बोलने से नहीं होगा। और अगर ये दोनों कह भी दे तो क्या संविधान बदल सकते हैं? आपने खुद कहा कांग्रेस बदलने नहीं देगी। जी मैं कहूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े ने कहा कि 400 सीट आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, हम संविधान बदल देंगे। जनता ने 240 सीटें थी राजीव गांधी की, बदल पाए? अब पटेरिया जी मुझे कंप्लीट करने दो या फिर पहले आप बोल लो। अनंत हेगड़े कोई विषय नहीं है भाई, विषय ये है कि कांग्रेस संविधान के नाम पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्यों कर रही है। विषय ये है कि बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है। अरे अम्बेडकर को लेकर को बोलने दीजिए ना, आप बीच में क्यों उचक रहे हैं? तो जिन्होंने कहा उसको तो हमने देख लिया ना, 400 की बात कर रहे, 240 पे खड़े हैं। दूसरे सांसद इनके ज्योति मिर्धा ने कहा कि 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तीसरे सांसद अरुण गोविल ने कहा कि 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। चौथे सांसद अयोध्या के थे इनके लल्लू सिंह, उन्होंने कहा 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। चलिए, एक से गलती हो सकती है, दो से हो सकती है, चार सांसद एक ही बात। अरे लेकिन बदल पाए क्या? अब तो सरकार को एक साल हो रहा है मनोज जी ने क्या कहा, जनता ने उनको 240 पे घसीट के पटक दिया, अगली बार बोलेंगे कोई और तो और नीचे कर देगी। तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संसद में, क्या अम्बेडकर लगा रखा है, ये भी कोई फैशन हो गया है। फिर संविधान का अपमान किया। यहाँ कहां संविधान हो गया? 40 पर आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी का कोई सम्मान नहीं कर रही थी, कोई रैली नहीं कर रही थी। जब से अम्बेडकर जी को गाली दी ये कहकर, तब से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और नाटक करने लगी। लेकिन आपको भी तो संविधान तभी याद आया जब बीजेपी के जो आपने नाम गिनाए कि संविधान बदल देंगे, तभी तो आपको संविधान याद आया। राहुल गांधी किताब लेकर घूमने लगे। उसके पहले तो आपने भी नहीं कहा था कि देश में संविधान खतरे में। यही तो सवाल है जी। हम तो 2014 से संविधान खतरे में ही है। अच्छा, जनमत की सुनी सरकार बन गई, संविधान खतरे में आ गया। आप बताइए, अजीत पवार की जांच क्यों बंद है? संविधान खतरे में है कि नहीं? हेमंत बिस्वा शर्मा की जांच क्यों बंद है? संविधान खतरे में है कि नहीं? सौरभ शर्मा की जमानत कैसे हो गई? संविधान खतरे में है? उसी संविधान ने अदालतों को हक दिया है ना, उसी संविधान से तो हो रहा है। उसी संविधान ने जो अदालतें बनाई हैं, क्योंकि आपने कल ही कहा, कांग्रेस ने कहा था कि सुरेश कलमाड़ी को क्लीन चिट मिल गई है, तो उसी अदालत से मिली ना, जिस अदालत ने सौरभ शर्मा को जमानत दी है। ये तो बीजेपी ने माफी मांगी क्या? अरे तो सरकार तो आप ही की थी, एफआईआर आप ही की सरकार के समय हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर आप ही की सरकार के समय हुई है। सोनिया जी के खिलाफ एफआईआर, जो नवजीवन हेराल्ड का केस है, आप ही की सरकार के समय हुई है। कॉमनवेल्थ घोटाला 3 महीने मीडिया ने चलाया था लगातार, क्या मीडिया ने माफी मांगी उस पर? तो मीडिया के सामने तथ्य तो आप ही की सरकारों के सामने आए ना। आप ही की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उसी समय एफआईआर हुई थी। उसी आपकी सरकार ने उनको जेल भेजा। ए राजा, कनी मोदी, इन सबको आप ही की सरकारों ने जेल भेजा। लालू यादव को सजा भी आप ही की सरकार के समय हुई थी। सरकार पर मीडिया माफी क्यों नहीं मांग रही है? किस मामले में? घोटाले पर मीडिया माफी क्यों नहीं मांग रही है? अरे घोटाला हमने थोड़ी ना किया था महाराज, आपकी सरकार ने। हमने तो मीडिया ने थोड़ी घोटाला किया राम पांडे जी। मीडिया ने झूठ क्यों बोला? अरे तो आपकी सरकार के नेता भरे मंच पे झूठ बोलते हैं, उसको तब उनसे माफी मंगवाओ ना। आप देखिए कितना डरे हुए हैं। आपके नेता के संविधान के नाम पे झूठ बोलकर राहुल गांधी पूरे देश को डरा रहे हैं, उनसे माफी मंगवाओ पहले, फिर मीडिया माफी मांग लेगा। ये डर साबित करता है। चलिए अजय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया बताइए। मनोज जी, प्रभु जी, मुझे लगता है कि आपने जिन प्रश्नों को पूछा उसके उत्तर कांग्रेस इसलिए नहीं दे पाएंगी। जो संविधान की बात करती है कांग्रेस, आप याद कर लीजिए यूपीए सरकार का वो वाकया जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस पास करती है, कैबिनेट द्वारा पास ऑर्डिनेंस, राहुल गांधी जी उस समय एक मामूली सांसद थे, वो ऑर्डिनेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके फाड़ देते हैं। ये होती है बताइए ऑर्डिनेंस क्या था, बताइए जनता को। ये होता है सामंत क्या था, जनता को बताइए। आपकी थी, ऑर्डिनेंस में क्या लिखा था बताइए। ऑर्डिनेंस क्या था बताइए जनता को। आप सरकार से ऊपर ऑर्डिनेंस क्या था ये बताइए जनता को। सरकार से ऊपर ऑर्डिनेंस क्या था जो फाड़ा था बताइए। राहुल गांधी देश की सरकार के ऊपर ऑर्डिनेंस क्या था ये बताइए आप जनता को। जनता जानना चाहती है ऑर्डिनेंस क्या था। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को लेके था। ऑर्डिनेंस ये था कि गुंडे चुनाव नहीं लड़ेंगे।
ऑर्डिनेंस ये था कि राहुल गांधी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देगा, इंदिरा गांधी राहुल के गांधी नेतृत्व- तड़ी पारों को इंदिरा चुनाव नहीं गांधी लड़ने देगा। के- ऑर्डिनेंस इंदिरा में ये था गांधी कि के कोई नेतृत्व तड़ी वाली पार मंडल चुनाव नहीं की- लेकिन लड़ेगा। अच्छा हुआ ना, फाड़ दिया, नहीं तो राहुल गांधी भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। आरोप जो लग रहे हैं उस हिसाब से तो फिर राहुल गांधी भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन प्रभु जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, ये जो पूरा नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, केवल वाकई सम्मान अपमान की चिंता या दलित वोट बैंक पर नजर है? कुल जमा वोट बैंक पॉलिटिक्स से इससे ज्यादा कुछ नहीं है मनोज जी। लगातार वो जो खुद ही राम पांडे जी कह रहे हैं 2014 से संविधान खतरे में, तो जब उनकी सरकार चली गई तो दूसरी सरकार आ गई, तब से उनको लग रहा है कि संविधान खतरे में है। यदि कांग्रेस सरकार आएगी तो संविधान में कोई खतरा नहीं है। सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस। संविधान की किताब यूं लेकर घूमने से कुछ नहीं होता है। संविधान में जो लिखा है उसको अक्षर से पालन करने से होता है। सम्मेलन, संविधान के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे सम्मेलन करके अम्बेडकर की फोटो गायब करने से वोट नहीं मिलेंगे राम पांडे जी। सबसे बड़ी बात यही है कि केवल जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद पांडे जी, अजय जी। तो कांग्रेस ने किया अम्बेडकर का अपमान, क्या वाकई में सच मुद्दा है? और है तो अगर 75 साल पुराना नैरेटिव है, और आज इसको क्यों गढ़ा जा रहा है? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें वोट बैंक का एक बड़ा कारण छुपा हुआ है, खासतौर से दलित वोट बैंक का। दोनों दलों की ये चिंता, कांग्रेस चाह रही है कि जो दलित वोट बैंक इससे खिसक गया था वो वापस आ जाए, और बीजेपी चाह रही है कि जिस मजबूती के साथ उन्होंने इस दलित वोट बैंक को थामने का प्रयास किया वो उनके साथ बरकरार रहे। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। घर जैसा कुछ नहीं, फुल फ्रीडम, उप्स, जीरो जजमेंट, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग मेक्स माई वर्ल्ड ब्यूटिफुल। इसीलिए तो एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा। एक सच्चे और ईमानदार ऑफिसर के पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इरादे और मजबूत भरोसा, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इरादे और मजबूत भरोसे के लिए आपको भी चाहिए डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल, जो अंदर तक समाकर दर्द को हराता है। देखिए रेटू 1 मई से आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जगाई गई जल संरक्षण की अलख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जन सरोकार का अभियान बना दिया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 30 मार्च गुड़ी पड़वा से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में हजारों खेत तालाब बनाने के साथ कुएं रिचार्ज करने का कार्य लगातार हो रहा है, और प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाने का प्रण लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में चयनित जलदूत जल संरचनाओं के रखरखाव में मदद करते हुए लोगों को पानी की बूंद बूंद बचाने के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। अभियान में 2154 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा पथ की जियो टैगिंग और GIS मैपिंग की जा चुकी है, जबकि उज्जैन पंचकोशी यात्रा की टैगिंग और मैपिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही नदियों, तालाबों के घाट, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्टॉप डैम, पर्कुलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। जल संरचनाओं का गहरीकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, जल चौपाल और पौधरोपण भी इस अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जल के प्रति ये जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महाअभियान के नाते से फलीभूत होगा। आइए इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर
नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस बीजेपी में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने कहा लश्कर पाकिस्तान है कांग्रेस, तो कांग्रेस ने फोटो पोस्ट कर लिखा था गायब। मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले मंजूर। नरवाई पराली जलाने पर सख्ती दिखाएगी सरकार। तबादला नीति पर कैबिनेट की लगी मोहर। 30 मई तक होंगे ट्रांसफर। देवरिया को सीएम योगी की बड़ी सौगात। 676.31 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। अखिलेश यादव पर भी साधा हमला। भोपाल में पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने इन आरोपियों का निकाला जुलूस। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर थी मारपीट।